हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज की इस बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट द टॉपिक एंड दैट इज़ वैक्सीन। स्टूडेंट, वैक्सीन ये वर्ड अब मुझे नहीं लगता किसी के लिए नया है या ऐसा कोई जो अनजान है, क्योंकि इस परिस्थिति में, कोरोना की परिस्थिति में सब लोग इसी चीज़ को तो ढूंढ रहे हैं कि कोरोना का वैक्सीन आ जाए। तो ये नाम आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, वैक्सीन। तो स्टूडेंट, वैक्सीन डेफिनेटली आप कह सकती हो कि एक टाइप का दवाई होता है, बट वैक्सीन किसी भी बीमारी का परमानेंट सोल्यूशन होता है। जैसे आपको बुखार आया, ठीक है, आपने क्या किया, बुखार को ठीक करने की दवाई ले ली, लेकिन 4 महीने 5 महीने के बाद आपको फिर से बुखार आ गया, तो आप फिर से दवाई लेते हो। तो यहाँ पर आप बीमार पड़ते हो और आप इसकी दवाई बार बार ले रहे हो, तो उसको कहते हैं मेडिसिन लेना। वैक्सीन वो चीज़ है जो एक ही बार ली जाती है किसी भी बीमारी के लिए, और फ्यूचर में जब भी वो बीमारी वापस से हमारे शरीर में एंटर करने की कोशिश करेगी, हमारा शरीर उसको ख़त्म कर देगा। तो वैक्सीन के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि सिर्फ नाम से मैं इतना सारा चीज़ आपको नहीं बताऊंगा इस वक्त। देखते हैं हमारे टेक्स्ट बुक में क्या टॉपिक्स दिया हुआ है, क्या डिस्कस कर रहे हैं हमसे। देखो, यहाँ पर एक लड़की कुछ सोच रही है। लड़की सोच रही है कि जो बच्चे होते हैं या इन्फेंट वो होते हैं जो 3 महीने के होते हैं, जो पैदा हुए हैं या फिर 3 महीने तक मैक्सिमम उम्र होती है, उनको इन्फेंट्स कहते हैं। गिवन वैक्सीनेशन, तो ऐसा क्यों होता है करके कि बच्चों को या फिर इन्फेंट्स को वैक्सीनेशन दिया जाता है। तो वैक्सीनेशन अगर क्लियर नहीं है तो स्टूडेंट डोंट वरी, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ वैक्सीनेशन क्या होता है। तो देखो, हमारे शरीर में कोई भी दवाई काम कैसे करती है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी मोटी बीमारियों के लिए हमारा शरीर जो है ना अपने आप काम करता है। एक्चुअली हमारा शरीर हर टाइप की बीमारी के लिए सक्षम है कि वो एंटीबॉडीज़ बना सके। क्या बना सके? एंटीबॉडीज़ बना सके। अभी एंटीबॉडीज़ क्या होता है? एंटीबॉडीज़ मतलब होता है बच्चों करके कि समझ लीजिए कोई बीमारी है, उसको ख़त्म करने के लिए जो दवा आप ले रहे हो उसको एंटीबॉडी बोलेंगे। कंप्यूटर में वायरस आता है, तो कंप्यूटर के वायरस को ख़त्म करने के लिए एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं। तो एंटी का मतलब क्या? उसका इफेक्ट अपोजिट करने के लिए। सो यहाँ पर दिया है हमको, व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स our body, the body produces antibodies to fight the invader। तो हमारे शरीर में जब भी हमको नुकसान पहुंचाने वाले माइक्रोब्स एंटर करते हैं, तो हमारा शरीर क्या करता है स्टूडेंट? एंटीबॉडीज़ तैयार करता है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, एंटीबॉडीज़ तैयार करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट एंटर्स अगेन। तो समझ लो, हमारे शरीर ने उस बीमारी को पहले फर्स्ट टाइम डील किया है। तो फर्स्ट टाइम हो सकता है हमारे बॉडी को एंटीबॉडीज़ बनाने में टाइम लग जाए, लेकिन जब वही बीमारी हमारे शरीर में वापस एंटर करने की कोशिश करेगी, तो हमारे बॉडी को याद रहता है कि लास्ट टाइम इस बीमारी को मैंने कैसे ठीक किया था, और वो उसी प्रोसेस से वापस से उस बीमारी को लड़ने के लिए लग जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज गिवन, if dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies। तो बोल रहा है करके कि हमारे शरीर में अगर कोई कमज़ोर माइक्रोब्स, वीकेंड माइक्रोब्स मीन्स मतलब क्या? कमज़ोर माइक्रोब्स, या फिर ऐसे माइक्रोब्स जिनके बॉडी में ऑलरेडी कोई तरीके का लाइफ नहीं है, और अगर ये तरीके के माइक्रोब्स हमारे बॉडी में एंटर कर जाए, बैक्टीरियाज हमारे बॉडी में एंटर कर जाए, तो इस केस में क्या होता है, हमारा बॉडी इन बैक्टीरियाज को लड़ने के लिए जो रिक्वायर्ड एंटीबॉडीज़ होती है वो तुरंत ही तैयार कर लेती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काफ़ी वीक है, काफ़ी कमज़ोर है। तो कमज़ोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वीक बैक्टीरियाज को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा हार्डवर्क हमारे बॉडी को नहीं करना पड़ता है। The antibodies remains in the body and we are protected। और एक बार जो एंटीबॉडी तैयार हो गया, वो एंटीबॉडी बार बार प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो हमारे शरीर में रुकती है
और फ्यूचर में सेम टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार रहती है। मतलब वो बीमारी अगर वापस से हुई तो एंटीबॉडीज़ क्या करेगी, एज इट इज़ हमारे बॉडी को हेल्प करेगी उससे लड़ने की। तो अब तो हम ये समझ ही गए कि ये वैक्सीन काम कैसे करता है। ओके, कुछ ऐसे बीमारियों के नाम ले लेता हूँ जिसके लिए वैक्सीन ऑलरेडी हमारे पास तैयार हो चुका है। दैट इज़ कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस नथिंग बट टीबी, स्मॉल पॉक्स, आपने चिकन पॉक्स सुना रहेगा, बहुत लोग कहते हैं कि माता आई है, दैट इज़ बॉडी में छोटे छोटे पॉक्स आ जाते हैं, तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन आ गई है। हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। तो ये 4 ऐसी बीमारियां हैं। इवन पोलियो, टीवी में ऐड देखते हो, अमिताभ बच्चन जी कहते हैं 2 बूंद जिंदगी के लिए। तो क्या है वो 2 बूंद? 2 बूंद इज़ नथिंग बट द पोलियो का वो जो ड्रॉप होता है, खुराक होता है, वो वैक्सीनेशन होता है। वो वैक्सीनेशन लेने की वजह से बच्चे को कभी भी पोलियो नहीं होगा। ओके, तो वैक्सीनेशन देखो कितना इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी बड़ी बीमारी के लिए अगर एक बार वैक्सीन आ जाए और वो वैक्सीन हमारे बॉडी में डाल दिया जाए तो हमको वो बीमारी कभी नहीं होगी, कभी मतलब कभी भी नहीं होगी। ओके, अब देखो यहाँ पर एक स्टोरी टाइप का उन्होंने बताया करके, इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीजेस, कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिस डिजीजेस। तो जैसे मैंने कहा कि बचपन में सबको कोई ना कोई इंजेक्शन दिया जाता है या फिर कुछ खुराक पिलाए जाते हैं, तो वो सब क्या है, वो सब वैक्सीनेशंस है। ऊपर हमने नाम देखे कुछ और मैंने पोलियो बताया आपको एक एडिशनल में। तो ये सारे वैक्सीनेशंस थे इन अलग अलग बीमारियों के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट, वी ऑल नो दैट इट इज़ डेफिनेटली असेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीज। हमको नहीं चाहिए कि कोई भी बच्चा बीमार पड़े यार। क्यों कोई बच्चा बीमार पड़ना चाहिए? हर एक पर्सन को ज़िंदगी जीने की पूरी छूट है, तो वो बीमार ना पड़े इसके लिए खास ध्यान रखना चाहिए हर एक पर्सन को कि उसको वैक्सीनेशन बचपन में ही मिल गया हो। ओके, सो नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल्स। और उसी के वजह से कोई भी हॉस्पिटल में अगर एक पर्सन जाए उसको वैक्सीनेशन लेना है तो उसको डेफिनेटली वहाँ पर वैक्सीनेशन मिल जाएगा। यू माइट हैव सीन दी एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। तो हाँ, हम लोग तो ये देखते हैं टीवी पे, अमिताभ बच्चन जी खुद आते हैं, 2 बूंद ज़िंदगी के लिए ऐड करते रहते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे कंट्री में स्टूडेंट, वर्ल्ड वाइड ये चलता है। मतलब सिर्फ हमारे देश में पोलियो का प्रॉब्लम है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम है। तो वैक्सीनेशन जो है उसकी ज़रूरत पूरी दुनिया में हर एक पर्सन को पड़ती है, हर एक इंसान को दी जाती है। सो ए वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इट्स इराडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इतनी जागरूकता करने के वजह से जो स्मॉल पॉक्स की जो प्रॉब्लम है दुनिया में लगभग हर जगह से ख़त्म हो चुकी है। These days vaccines are made on a large scale from microorganism to protect humans and other animals from several diseases। तो आप ये भी समझ गए हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके ही तो हम वैक्सीन्स बना पा रहे हैं और वैक्सीन्स हमारी जान बचा रहा है। तो इन शॉर्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सेविंग आवर लाइव्स। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। इसी के लिए साइंटिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, उनके बारे में समझते हैं कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सी बीमारी को ठीक करने के लिए सक्षम है, और उसके ऊपर रिसर्च करके फिर वो उससे वैक्सीन तैयार करते हैं। ओके, अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिट्टी की फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाता है। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो इससे पहले भी जो वैक्सीन के बारे में हमने जितना भी डिस्कस किया स्टूडेंट, आई होप आपको पूरा का पूरा वैक्सीन कंसेप्ट समझ गया होगा। प्रॉपरली नोट्स बनाइए, ठीक है। और कोई भी वैक्सीन के ऊपर डाउट है तो नीचे कमेंट में मुझे बताइए। मुझे कमेंट में चलो एक चीज़ लिखकर बताओ कि वैक्सीन कौन कौन सी बीमारी के लिए बनाया जा चुका है। ओके, बीमारियों के नाम आप कमेंट में नीचे स्क्रॉल करोगे, आप वीडियो देखे देखते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स आएगा, उसमें कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब सॉइल फर्टिलिटी देखते हैं क्या है। तो सॉइल हम सबको मालूम है मट्टी है। फर्टिलिटी का मतलब होता है यहाँ पर कि उसकी पैदावार को बढ़ाने की जो क्षमता होती है, मिट्टी की फर्टिलिटी जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पर क्रॉप्स उतने अच्छे से उगेंगे, और सॉइल की फर्टिलिटी जितनी वीक होगी, कम होगी, सॉइल उतना पुअरली ग्रो करेंगे।
सो यहाँ पर होता क्या है, सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। अब देखो, फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो सॉइल को चाहिए, और वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट स्टूडेंट कुछ नहीं है, वो है नाइट्रोजन। कौन है? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से अपने आप तो नहीं आ जाएगा, तो यहाँ पर नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से मिट्टी में मिलाने के लिए कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरियाज काम करते हैं, जो डेफिनेटली हम नीचे देखने वाले, हमारे पास पूरा का पूरा लिस्ट है उस बैक्टीरियाज का। तो ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर एंटर करवाते हैं। कैसे देखेंगे हम लोग। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, और इन बैक्टीरियाज को क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। मीन्स बायोलॉजिकल का मतलब कि लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर, मतलब ये बैक्टीरिया से, सो डेफिनेटली दे हैव लाइफ and they are fixing the nitrogen. Fixing the nitrogen simply means they are taking out the nitrogen from the atmosphere and they are fixing it into the soil so that the fertility of the soil will be increased. I hope you have get these points, my dear students. Let's proceed now to the next page. See, ये देखिए, ये है वो बैक्टीरिया। तो कौन है? द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगे। तो आपको पूछ लिया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन कर रहे हैं, तो आप कह सकते हो ब्लू ग्रीन अलगे बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ठीक है, प्लीज़ ये नाम याद रखना, ब्लू ग्रीन अलगे। तो हम समझ गए सॉइल की फर्टिलिटी कैसे बढ़ रही है, लेकिन चलो ये भी देख लेते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट कैसे क्लीन हो रहा है। तो बैक्टीरिया कैसे रिस्पॉन्सिबल है हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए। ठीक है, देखें, बूझो एंड पहेली हैव ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। तो बूझो एंड पहेली बेसिकली कोई साइंटिस्ट नहीं है, बूझो एंड पहेली दो कैरेक्टर है हमारे टेक्स्ट बुक के, जो आपको हर चैप्टर में लगभग मिलेंगे। तो ये दोनों भाई बहन जैसे रहते हैं या फिर दोस्त रहते हैं, आप जैसे ठीक समझो। और ये लोग क्या देखते हैं अपने स्कूल के गार्डन में, जो गार्डनर रहता है, जो माली होता है, वो क्या करता है, मैन्योर बनाता है। मैन्योर का मतलब क्या, खाद बना रहा होता है। तो वो अपने दोस्तों के साथ, कौन, बूझो एंड पहेली, दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाय हाउसेस एंड गार्डन्स। इन्होंने क्या किया, अपने आसपास से प्लांट के वेस्ट को लिया, वेजिटेबल के वेस्ट को लिया, फ्रूट्स के वेस्ट को लिया और गार्डन्स के वेस्ट को लिया, और इन सारे वेस्ट को लेकर उन्होंने क्या किया, दे पुट देम इन अ पिट मीन फॉर वेस्ट डिस्पोजल, और एक खड्डा खोद के उन्होंने उसके अंदर सारे के सारे वेस्ट को डाल दिया, डिस्पोज कर दिया, सड़ने के लिए छोड़ दिया, खराब होने के लिए। आफ्टर सम टाइम मतलब ऐसा नहीं कि डाल दिया 2 घंटे के बाद, ये कुछ दिनों का प्रोसेस होता है, 10 दिन भी हो सकते हैं, 20 दिन भी हो सकते हैं, या महीना भर भी लग सकता है। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर, और बहुत दिनों के बाद जितनी भी सड़ी हुई चीज़, मतलब जितनी भी चीज़ें उसके अंदर डाली थी, वेस्ट चीज़ डाली थी उस गड्ढे के अंदर, उस पिट के अंदर, वो क्या हुआ, सड़ के, डिकम्पोज होने का मतलब हो गया सड़ जाना, छोटे छोटे टुकड़े हो जाना। तो बैक्टीरियाज बेसिकली क्या करते हैं, उन सारे चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब जो ये सड़ने के बाद जो चीज़ तैयार हो गई है, ये कुछ और नहीं है, ये है मैन्योर। मैन्योर का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, खाद। ये जो मैन्योर है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, मैं कह सकता हूँ, और इवन हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सो यहाँ पर क्या हुआ फिर आगे, बूझो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड। तो ये सब तो करके देख लिया, लेकिन अब बूझो एंड पहेली को समझना था कि ये हुआ कैसे है। तो देखो कैसे हुआ है, आपके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है छोटी सी। क्या करो, टेक 2 पॉट्स, 2 गमले ले लो,
एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल। और दोनों गमले को क्या करो, आधे आधे मट्टी से भर दो और उनको मार्क कर दो, ये पॉट ए है और ये पॉट बी है। अब क्या करो, उनके अंदर वेस्ट डाल दो। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पॉट बी। तो पॉट ए में आपने क्या किया, जो प्लांट के वेस्ट है, प्लांट के वेस्ट क्या होते हैं, पत्ती होते हैं, है ना, फ्लावर्स होते हैं और लीव्स होते हैं, ये आप या फ्रूट्स हो गए, ये सब प्लांट के वेस्ट है जो गिर चुके हैं उससे। तो ये सारे आपने क्या किए, पॉट ए में डाल दिया, मट्टी में मतलब थोड़ा उसको अंदर ढक दिया। और पॉट बी में आपने क्या डाल दिया, आपने पॉलीथीन बैग, जो कैरी बैग आप इस्तेमाल करते हो वेजिटेबल्स लाने के लिए, वो पॉलीथीन बैग होता है। कोई ग्लास का बॉटल होगा, कांच का बॉटल होगा, वो प्लास्टिक का टॉय आपके घर पर है कोई टूटा वूटा, वो सब आपने क्या किया, पॉट बी में डाल दिया। अब देखो, पुट द पॉट असाइड, ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 to 4 वीक। 3 to 4 वीक मतलब ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन के बाद आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो। सो 20 से 25 दिन के बाद स्टूडेंट जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आप क्या देखते हो, आप देखते हो, देखो यहाँ पूछ रहा है डिड यू फाइंड एनी डिफरेंस। तो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि you will find that the waste in a pot A has been decomposed. How did this happen? तो पॉट ए में जो आपने प्लांट के लीव्स डाले थे वो सारे के सारे गायब हो गए रहेंगे, गायब हो गए रहेंगे मतलब वो डिकम्पोज हो चुके हैं और वो मिट्टी में पूरी तरीके से मिल गए हैं। कैसे हुआ ये? सो स्टूडेंट, ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। तो ये प्लांट के जितने भी वेस्ट आपने ए वाले गमले में डाले थे, ये सारे के सारे क्या हो गए, डिकम्पोज हो गए, मतलब सड़ गए, छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट हो गए। और ये कन्वर्ट कैसे हुए, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दी माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके वजह से। ओके, देन क्या हुआ, द न्यूट्रिएंट्स released in the process can be used by the plant, तो उन प्लांट वेस्ट के उस मिट्टी में डिकम्पोज हो जाने के वजह से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स क्या हुए, सॉइल में मिक्स हो गए। अब वो जो सॉइल में मिक्स हो गए वो न्यूट्रिएंट्स क्या हो सकता है, उसके अंदर आप जो पौधा लगाओगे, कोई दूसरा प्लांट लगाओगे, वो प्लांट उन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर सकता है। अब पॉट बी की बात करें, पॉट बी में क्या हुआ, जहाँ पर तुमने पॉलीथीन बैग डाला था, एम्प्टी ग्लास डाला था और खिलौने डाले थे, क्या होता है स्टूडेंट, माइक्रोब्स जो है इन सब चीज़ों को नहीं डिकम्पोज कर सकते हैं। माइक्रोब्स प्लास्टिक को डिकम्पोज नहीं कर सकते, कांच को डिकम्पोज नहीं कर सकते, और इसके वजह से जब आप पॉट बी को देखोगे तो आपको सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही मिलेगी, उसमें किसी भी तरीके का डिफरेंस नहीं आया रहेगा। चाहे वो आप 1 महीने के बाद देखो या 1 साल के बाद देखो या 5 साल के बाद देखो या 10 साल के बाद देखो, वो सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही वहाँ पर रहेगी। यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। तो कभी कभी आपने देखा रहेगा, आप कभी घूमते रहोगे या फिर आप गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपने देखा रहेगा कि पत्ते गिरे हुए झाड़ से, पेड़ पौधे से, या फिर कोई जानवर मर गया है तो किसी रोड पर किसी कोने में उसको फेंक दिया गया है। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। तो ये गायब होके गए कहाँ पर, ये कहीं नहीं गए स्टूडेंट, ये वहीं के वहीं पर है, लेकिन माइक्रोब्स ने क्या किया, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। जो डेड एनिमल्स होते हैं वो सड़ने लगते हैं, उनकी स्मेल आने लगती है, राइट। प्लांट्स के पत्तों के सड़ने की आपको स्मेल तो नहीं आती है, अगर आप नज़दीक जाके सूंघोगे तो आपको थोड़ी स्मेल आएगी, बट देन यू डोंट गेट दैट मच ऑफ स्मेल। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं और उसको सड़ा कर वहीं पर मिट्टी में उनको दफना देते हैं। ओके, सो अब जो ये देख रहे हो आप, जो मर गए अभी और कन्वर्ट हो चुके हैं सिंपल सब्सटेंसेस में,
ये सिंपल सब्सटेंसेस मतलब अब वो न्यूट्रिएंट्स हो गया ना, अभी हमने जो पढ़ा था करके कि वो सड़ने के बाद डिकम्पोज होने के बाद न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो मिट्टी क्या करती है, कंज्यूम कर लेती है। तो अब ये सब्सटेंसेस हो क्या होगा, ये सब्सटेंस क्या होगा, दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स उसको यूज़ कर पाएंगे, दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स उसको यूज़ कर पाएंगे। दस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेस एंड देयर बाई क्लीन अप द एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो इस तरीके के वेस्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं और हार्मफुल सब्सटेंसेस से उनको यूजफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ। प्लीज़ लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।